हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? हमें पूरा विश्वास है आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से बताने वाले हैं, जो 2026 बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले हैं प्यारे स्टूडेंट्स। और आपको आपके केमिस्ट्री में 70 में 70 मार्क्स यानी कि 70 में 70 मार्क्स यानी कि अंक आपको दिलाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह है डाई एथिल ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। ईथर की शुद्धता का परीक्षण कैसे किया जाता है, यह आपको बताना है। हम आपको बता दें प्यारे स्टूडेंट्स, यह प्रश्न, यह क्वेश्चंस जो है 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और प्यारे स्टूडेंट्स, 2026 में भी 100% श्योर है कि पूछा जाएगा। क्या मिला आपको कि डाई एथिल ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा ईथर की शुद्धता का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो देखेंगे मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है, डाई एथिल ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण का रासायनिक समीकरण देखेंगे तो यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड को एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। इस तरह से बिल्कुल इजी है प्यारे स्टूडेंट्स, लेकिन जितना इजी है उससे कई गुना इंपॉर्टेंट भी है। तो सोडियम एथॉक्साइड को एथिल ब्रोमाइड के साथ आप गर्म करेंगे। तो सोडियम एथॉक्साइड कहने का मतलब है C2H5ONA, किसको बोलते हैं? सोडियम एथॉक्साइड है। इस सोडियम एथॉक्साइड को क्या करेंगे, चलिए भैया थोड़ा सा, एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म करेंगे, यानी कि C2H5Br एथिल ब्रोमाइड है। इसी चीज को हम थोड़ा सा इधर भी लिख सकते हैं, Br को इधर लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख देंगे BrC2H5 एथिल ब्रोमाइड है। एथिल ब्रोमाइड है। इस एथिल ब्रोमाइड के साथ जब गर्म करेंगे तो यहां पर जो है मुख्य रूप से होने वाला क्या है देखेंगे। तो चलिए, ये जो यहां पर सोडियम है, ये ब्रोमीन के साथ, सोडियम जो है ब्रोमीन के साथ अब क्रिया करेगी, कुल मिलाकर के इस तरह से सोडियम ब्रोमीन के साथ अब क्रिया करके NaBr बन के निकल जाएगी। जब इसको गर्म करेंगे तो ये NaBr के रूप में अलग हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा, और यहाँ पर C2H5O और इधर C2H5, यानी कि C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्राप्त हो जाता है। इसी को प्यारे स्टूडेंट्स डाई एथिल ईथर बोलते हैं। डाई एथिल ईथर कहा जाता है। यही आपका डाई एथिल ईथर है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल जितना इजी है प्यारे स्टूडेंट्स उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है।
चलिए भाई, अब देखेंगे ईथर की शुद्धता का परीक्षण। तो ईथर की शुद्धता का परीक्षण देखेंगे, यानी कि शुद्धता का परीक्षण, शुद्धता का परीक्षण जो होगा, इसमें क्या करते हैं, मुख्य रूप से इस डाई एथिल ईथर को जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ, यानी कि डाई एथिल ईथर में जब पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो आयोडीन का बैंगनी रंग प्राप्त होता है, आयोडीन का बैंगनी रंग प्राप्त होता है। और इसी बैंगनी रंग में जब स्टार्च मिलाते हैं, यानी कि मंड, जब स्टार्च मिलाएंगे तो पूरा विलयन अगर जो है नीला हो रहा है, पूरा विलयन अगर नीला हो रहा है तो डाई एथिल ईथर में अशुद्धि है। अगर स्टार्च मिलाने पर विलयन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो डाई एथिल ईथर शुद्ध रूप में प्राप्त होगा। इस तरह से शुद्धता का परीक्षण भी कर लेते हैं। डाई एथिल ईथर में जब पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है तो यहाँ पर आयोडीन का बैंगनी रंग प्राप्त हो जाता है, और इसी आयोडीन के बैंगनी रंग में जब स्टार्च यानी कि मंड मिलाया जाता है तो डाई एथिल ईथर अगर नीला रंग दे रहा है तब तो डाई एथिल ईथर के साथ पेरोक्साइड भी लगे हैं, यानी कि अशुद्धियां हैं। अगर नीला रंग नहीं प्राप्त हो रहा है, कुछ नहीं, कोई कलर नहीं प्राप्त हो रहा है तो डाई एथिल ईथर शुद्ध रूप में होता है। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि अगला आपका महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वह है प्यारे स्टूडेंट्स, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक तथा ट्राईहाइड्रिक फिनाल क्या है, इन सभी का संरचना सूत्र लिखिए। तो हम आपको बता दें प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम देखेंगे तो 2022 में भी पूछा गया है, 2023 में भी, 2024 में भी और 2025 में लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए देखेंगे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक तथा ट्राईहाइड्रिक फिनाल क्या है, इन सभी का संरचना सूत्र आपको लिखना है। तो देखेंगे बिल्कुल इजी है। मुख्य रूप से अगर यहाँ पर देखा जाए तो 1, 2 व 3 हाइड्रॉक्सी समूह की उपस्थिति के आधार पर ए मोनोहाइड्रिक, चलिए इसको यहां लिख देते हैं भैया, ए मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक व ट्राईहाइड्रिक में वर्गीकृत किए जाते हैं, इस तरह से मिल जाता है। अब बात आती है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक तथा ट्राईहाइड्रिक फिनाल का संरचना सूत्र। तो चलिए भैया देखेंगे मोनोहाइड्रिक फिनाल की संरचना, मोनोहाइड्रिक की बात करेंगे। तो मोनोहाइड्रिक फिनाल की संरचना की अगर बात करेंगे
तो मुख्य रूप से देखेंगे तो एक हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित होगा बेंजीन रिंग के साथ। कुछ इस तरह से इसकी पहली संरचना मिल जाती है। बेंजीन रिंग है, इसके साथ एक हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित होगा, तो यहाँ पर ये मोनोहाइड्रिक होगा। अगर देखा जाए तो इसका नाम जो है मुख्य रूप से फिनाल ही है, ये फिनाल ही है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल देखेंगे इसका, तो बेंजीन रिंग के साथ कुछ इस तरह से हाइड्रॉक्सिल समूह होगा और इसके आर्थो पोजीशन पर मेथिल ग्रुप अगर लगा है तो इसको जो है आर्थोक्रिसाल भी कहा जाता है, आर्थोक्रिसाल कहा जाता है। अथवा अगर इसी को देखा जाए तो 2 मेथिल फिनाल भी कहते हैं। ये दूसरे पर आ रहा है ना, तो इसको बोलेंगे 2 मेथिल फिनाल। इस तरह से इसको 2 मेथिल फिनाल भी कहेंगे। और भी देखेंगे तो और भी मोनोहाइड्रिक फिनाल की संरचना और भी मिलेगी कुछ इस तरह से। इसको देखा जाए तो हाइड्रॉक्सी समूह और यही मेथिल ग्रुप अगर यहाँ पर आ जाए, चलिए भैया यहाँ पर इसके मेटा पोजीशन पर, तो इसको बोलेंगे मेटाक्रिसाल। मेटाक्रिसाल लिख पाएंगे, इसको मेटाक्रिसाल भी कहेंगे। अथवा इसी को 3 मेथिल फिनाल भी कहेंगे इस तरह से। और इसकी मोनोहाइड्रिक फिनाल की और भी संरचना मिल जाएगी कुछ इस तरह से देखेंगे। तो यही मेथिल समूह जब इसके पैरा पोजीशन पर आ जाता है तो इसको पैराक्रिसाल कहते हैं, पैराक्रिसाल कहा जाता है। और इसका और भी नाम देखेंगे तो 4 मेथिल फिनाल। इस तरह से ये 4 मेथिल फिनाल हो जाता है। तो इस तरह से मोनोहाइड्रिक फिनाल की संरचना और संरचना सूत्र मिल जाता है। चलिए आगे देखेंगे डाईहाइड्रिक फिनाल की संरचना और संरचना सूत्र। तो बिल्कुल इजी है प्यारे स्टूडेंट्स, लेकिन जितना इजी है उससे कई गुना इंपॉर्टेंट है। और हम आपको बताएं कि हर वर्ष पूछा गया, ये आपके चैप्टर एल्कोहल, फिनाल और ईथर से ये जो मोस्ट 5 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए प्यारे स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर चलते हैं देखेंगे डाईहाइड्रिक फिनाल की संरचना और इसका संरचना सूत्र। चलिए हो गए भैया, चलिए आगे देखेंगे डाईहाइड्रिक का। तो चलिए इस तरह से इसको थोड़ा सा चलिए भाई, मिला आपको डाईहाइड्रिक फिनाल की संरचना। तो डाईहाइड्रिक फिनाल की संरचना की अगर बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, तो देखेंगे कुछ इस तरह से बेंजीन होगा और इस बेंजीन के साथ 2 हाइड्रॉक्सी ग्रुप उपस्थित होंगे। चलिए एक को यहाँ पर लिख देते हैं और दूसरे को कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख देते हैं। हम आपको बताएं अभी कि 1, 2 व 3 हाइड्रॉक्सी समूह की उपस्थिति के आधार पर डाईहाइड्रिक और जो है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक फिनाल मिलते हैं। तो मोनोहाइड्रिक में 1 हाइड्रॉक्सी ग्रुप उपस्थित होता है और डाईहाइड्रिक में 2 हाइड्रॉक्सी ग्रुप उपस्थित होगा और ट्राईहाइड्रिक में 3 हाइड्रॉक्सी ग्रुप उपस्थित होता है।
तो यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से इसके आर्थो पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सी समूह लगा है, एक इसके पैरा पोजीशन पर, यानी कि इस फिनाल के आर्थो पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है। तो इसको जो है कैटिकाल बोलते हैं। इसको क्या नाम देंगे? कैटिकाल कहा जाता है, कैटिकाल। इसको कैटिकोल भी कहते हैं इस तरह से। अथवा इसको आप लिख सकते हैं, देखेंगे तो पहले पर और दूसरे पर बेंजीन रिंग के, तो बेंजीन रिंग के पहले पर एक हाइड्रोक्सी लगा है और दूसरे पर, तो हो जाएगा बेंजीन 1,2-डाई-आल, बेंजीन 1,2-डाई-आल। इसका एक आईपीएसी नेम मिल जाता है इस तरह से। और देखेंगे डाईहाइड्रिक फिनाल की और भी संरचना मिलती है, जैसे कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगी। देखेंगे तो ये तो फिनाल ही है। अब हाइड्रोक्सी समूह को अगर इसके मेटा पोजीशन पर लगाएं, तो मेटा पोजीशन पर लगाएंगे तो इसको रिसार्सिनल कहते हैं, रिसार्सिनल अथवा रिसार्सिनाल कहा जाता है। रिसार्सिनाल नाम दे देते हैं। इसका कॉमन नेम होता है, इसका साधारण नाम होता है रिसार्सिनाल। और इसको अब नाम देंगे तो हो जाएगा इसका आईपीएसी नेम, तो हो जाएगा बेंजीन, यहाँ पर देखेंगे पहले पर और तीसरे पर, तो हो जाएगा बेंजीन 1,3-डाई-आल। पहले पर हाइड्रोक्सी समूह और तीसरे पर तो 1,3-डाई-आल ये हो जाएगा। इस तरह से इसका आईपीएसी मिल जाता है। इसी डाईहाइड्रिक फिनाल की और भी संरचना मिलेगी, तो इस तरह से देखेंगे कुछ इस तरह से, तो फिनाल ही है। यही हाइड्रोक्सी ग्रुप जब इसके पैरा पोजीशन पर आ जाता है, इस तरह से जब इसके पैरा पोजीशन पर उपस्थित होता है तो इसको हाइड्रोक्विनॉन कहा जाता है, हाइड्रोक्विनॉन कहेंगे, हाइड्रोक्विनॉन। इस तरह से इसको हाइड्रोक्विनॉन कहते हैं। और इसका जो आईपीएसी नेम होगा वो हो जाएगा बेंजीन, देखेंगे पहले पर और चौथे पर, तो हो जाएगा बेंजीन 1,4, बेंजीन 1,4-डाई-आल। भाई पहले पर है हाइड्रोक्सी और चौथे पर, तो बेंजीन 1,4-डाई-आल। इस तरह से डाईहाइड्रिक फिनाल की 3 संरचनाएं मिल जाती हैं। क्लियर हो गया भैया? चलिए जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए देखते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनाल का संरचना अथवा फिनाल की संरचना और संरचना सूत्र। चलिए हो गया भैया, आगे चलिए। देखेंगे तो आपको मिल जाता है ट्राईहाइड्रिक फिनाल की संरचना। यहां पर ट्राईहाइड्रिक फिनाल की संरचना इस तरह से। तो ट्राईहाइड्रिक फिनाल भी देखेंगे तो भाई ट्राईहाइड्रिक फिनाल में 3 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होगा। तो जब 3 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होगा तो कुछ इस तरह से संरचना मिल जाएगी आपको। देखेंगे तो बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ 3 हाइड्रोक्सी समूह, एक को इस तरह से यहाँ दिखा दें, एक को चलिए यहाँ पर लिख देते हैं यानी कि आर्थो पोजीशन पर, और एक को इसके मेटा पोजीशन पर लिखेंगे। तो जब बेंजीन के आर्थो और मेटा पोजीशन पर और एक इसके पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी, अथवा कहेंगे कि फिनाल के आर्थो और मेटा पोजीशन पर जब हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं तो इसको पायरोगैलाल कहते हैं, पायरोगैलाल। इसको लिख पाएंगे
पायरोगैलाल, इस तरह से ये पायरोगैलाल कहलाता है, इसका कॉमन नेम होता है। और इसके अगर आईपीएससी नेम पर चलेंगे तो हो जाएगा भाई बेंजीन रिंग से लगा है, पहले कार्बन पर एक हाइड्रॉक्सी, दूसरे पर और तीसरे पर, तो हो जाएगा इसका दूसरा नाम जो आईपीएससी नेम होगा वो कहलाएगा बेंजीन 1 2 3 ट्राई, 3 बार आया है तो ट्राई आल, इस तरह से मिल जाता है। और ट्राईहाइड्रिक फिनाल की और भी संरचना मिलती है, जैसे देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगी। चलिए भाई, एक हाइड्रॉक्सी ग्रुप यहां पर दिखा देंगे और एक इस तरह से इसके आर्थो पोजीशन पर, और चलिए एक इसके, हाँ चलिए ले लेते हैं इसके पैरा पोजीशन पर ले लेते हैं, इसके पैरा पोजीशन पर ले लेते हैं। तो फिनाल के, इस फिनाल के आर्थो और पैरा पोजीशन पर जब हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित होते हैं तो इसको हाइड्रॉक्सी क्यूनाल कहते हैं। क्या कहेंगे? हाइड्रॉक्सी क्यूनाल, हाइड्रॉक्सी क्यूनाल कहते हैं, हाइड्रॉक्सी क्यूनाल, इस तरह से कहा जाता है इसको। और इसका आईपीएससी नेम देंगे तो हो जाएगा बेंजीन पहले कार्बन पर, दूसरे और चौथे, तो हो जाएगा 1 2 4 ट्राई आल, 1 2 4 ट्राई आल, इस तरह से इसकी संरचना मिल जाती है। तो बहुत इजी है प्यारे स्टूडेंट्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम आपको बताएं कि हर वर्ष देख रहे हैं 2022, 2023, 2024, 2025 लगातार कई वर्षों से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट्स, देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से देखेंगे तो प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक बेंजीलिक एल्कोहल, भाई बेंजाइलिक एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी कि यूपी बोर्ड एग्जाम में जो है 2024 में 2 अंक में पूछा जाने वाला प्रश्न है, यानी कि 2 अंक में पूछा गया था ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक बेंजाइलिक एल्कोहल का संरचना सूत्र आपको यहाँ पर लिखना है। तो बिल्कुल इजी है प्यारे स्टूडेंट्स, लेकिन जितना इजी है उससे कई गुना इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे इसका जो संरचना सूत्र होगा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक बेंजाइलिक एल्कोहल का, तो मुख्य रूप से देखेंगे इसका जो संरचना सूत्र होगा, भाई बेंजीन है, इस बेंजीन से जब जो है इस तरह की संरचना आपको दिखेगी, इतनी संरचना दिखाई देगी, यानी कि CH2, तो इसी को बोलते हैं बेंजाइलिक। चलिए भाई, इसी को देखेंगे, चलिए इसी को बोलते हैं बेंजाइलिक, यह है बेंजाइलिक या बेंजाइल कहलाती है, इसको बेंजाइल कहते हैं। लेकिन इसी के साथ जब हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ जाता है, यानी कि OH जुड़ जाता है इस तरह से, तो इसको बोलते हैं बेंजाइल एल्कोहल अथवा बेंजाइलिक एल्कोहल, तो इसको नाम दे सकते हैं। अब इसको जो है अगर देखा जाए तो इस तरह से इसको बेंजाइलिक एल्कोहल कहेंगे, बेंजाइलिक एल्कोहल, इस तरह से बेंजाइलिक एल्कोहल। अब यहां पर जरूरत यह है कि कौन सा प्राथमिक है और द्वितीयक है और तृतीयक। तो प्राथमिक बेंजाइलिक एल्कोहल का संरचना सूत्र, द्वितीयक बेंजाइलिक एल्कोहल का संरचना सूत्र और तृतीयक बेंजाइलिक एल्कोहल का संरचना सूत्र आपको देखना है। तो देखेंगे यहां पर मुख्य रूप से देखेंगे तो ये हाइड्रॉक्सी समूह
जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से यदि कोई एक कार्बन जुड़ा होगा, हाइड्रॉक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से कोई अतिरिक्त कार्बन जुड़ा होगा, यानी कि इस बेंजीन में भी यहां पर कार्बन है, यानी कि हाइड्रॉक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से अगर एक कार्बन जुड़ा है तो वहां पर देखेंगे प्राथमिक एल्कोहल होगा, अथवा इसको बोलेंगे प्राथमिक बेंजाइलिक एल्कोहल। तो ये संरचना जो होगी ये प्राथमिक बेंजाइलिक एल्कोहल कहलाएगी। चलिए भैया इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको बोलेंगे प्राथमिक, इस तरह से प्राथमिक बेंजाइलिक एल्कोहल कहेंगे। और यहाँ का कार्बन जो है वह फर्स्ट डिग्री कार्बन कहलाएगा। इस तरह से भाई एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, ठीक, तो इसका प्राथमिक एल्कोहल। क्लियर हुआ? एल्कोहल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से कोई अगर एक कार्बन जुड़ा है, अकेला कार्बन जुड़ा है तो फर्स्ट डिग्री कार्बन कहलाएगा, और ऐसे एल्कोहल को प्राथमिक बेंजाइलिक एल्कोहल कहेंगे। इस तरह से चलिए भैया अब देखेंगे द्वितीयक बेंजाइलिक एल्कोहल की संरचना। तो द्वितीयक बेंजाइलिक एल्कोहल की संरचना को कुछ इस तरह से दिखा देते हैं। चलिए भैया देखेंगे बेंजीन रिंग होगी इस तरह से, और यहां पर एक कार्बन है और इस कार्बन से एक और अन्य कार्बन जोड़ देंगे ऐसे, और यहां पर हाइड्रॉक्सी समूह दिखाएंगे, यहां पर हाइड्रोजन है ही ऐसे, इस तरह से। कहने का मतलब यहां पर यह है कि हाइड्रॉक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ी है उस कार्बन से दो अन्य कार्बन जब जुड़े होते हैं, हाइड्रॉक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ी है इस कार्बन से दो अन्य कार्बन, एक तो ये जुड़ा है और दूसरा कार्बन इस बेंजीन वाला जुड़ा है, तो इस कार्बन को बोलेंगे सेकेंड डिग्री कार्बन। यानी कि सेकेंड डिग्री कार्बन से जब हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ता है तो वहां पर जो है द्वितीयक बेंजाइलिक एल्कोहल होगा। तो इसका जो नाम होगा ये हो जाएगा द्वितीयक बेंजाइलिक एल्कोहल। इस तरह से द्वितीयक बेंजाइलिक एल्कोहल ये हो गया। अब देखेंगे तृतीयक बेंजाइलिक एल्कोहल का संरचना। तो तृतीयक बेंजाइलिक एल्कोहल में चलिए भाई इस तरह से आपको बेंजीन दिखाना है। यहां पर हाइड्रॉक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन से तीन कार्बन जुड़े होने चाहिए, एक तो ये हो गया, दूसरा कार्बन ए हो गया और तीसरा कार्बन ए हो गया। चलिए भाई देखेंगे इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो यानी कि इसको हम ऐसे CH3 लिख देते हैं। इस कार्बन से भी तीन हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो इसको भी हम CH3 लिख देते हैं। चाहे भाई CH3 लिख दीजिए, चाहे आप सीधा इस तरह से हाइड्रोजन दिखा दीजिए, आपकी मर्जी है भैया। क्लियर हो गया? चलिए इसको ऐसे दिखा देते। क्लियर? चलिए ऊपर यहाँ पर CH3 लिखे हैं, नीचे भी CH3 लिख देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा होगा। चलिए इसको भी ऐसे CH3 कर देते हैं। यानी कि ये हाइड्रॉक्सी समूह यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रॉक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन से तीन और अन्य कार्बन लगे हैं, एक तो बेंजीन वाला कार्बन लगा है, दूसरा एक कार्बन लगा है, तीसरा एक कार्बन लगा है। यानी कि यह कार्बन जो है ये थर्ड डिग्री कार्बन है। यानी कि थर्ड डिग्री कार्बन से जुड़ा हाइड्रॉक्सी समूह यानी कि एल्कोहल, या इसी को तृतीयक कार्बन से जुड़ा एल्कोहलिक समूह क्या कहलाता है? तृतीयक बेंजाइलिक एल्कोहल कहलाता है। इसको क्या नाम देंगे? तृतीयक बेंजाइलिक एल्कोहल। इस तरह से तृतीयक बेंजाइलिक एल्कोहल प्राप्त हो जाता है।
ए है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट्स, जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखेंगे तो यह प्रश्न आपका जो है मुख्य रूप से फिनाल को निम्नलिखित से प्राप्त करने की क्रिया विधि का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। यानी कि यहां पर दिया गया है क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे, एनिलीन से आप फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे और बेंजीन से आप फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स यह प्रश्न जो है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह भी जो है 2024 बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में पूछा गया था, यानी कि 3 अंक का प्रश्न है। ठीक 2024 बोर्ड एग्जाम में 3 अंक वाले प्रश्न में पूछा गया था। तो देखेंगे यहां पर क्या है कि फिनाल को आप निम्न से कैसे प्राप्त करेंगे, क्रिया विधि का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। यानी कि क्लोरोबेंजीन से फिनाल को कैसे प्राप्त करेंगे आप, एनिलीन से फिनाल को कैसे प्राप्त कर पाएंगे और बेंजीन से फिनाल को आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्लोरोबेंजीन से फिनाल को कैसे प्राप्त करते हैं। क्लोरोबेंजीन से फिनाल को कैसे प्राप्त करते हैं, तो यहां पर देखेंगे क्लोरोबेंजीन से तो मुख्य रूप से यहां पर चलिए क्या मिलता भैया, चलिए इसको थोड़ा सा, क्लोरोबेंजीन से फिनाल को प्राप्त करने के लिए तो भाई सबसे पहले इस तरह से क्लोरोबेंजीन का संरचना ऐसे दिखा देते हैं। भाई आपकी क्लोरोबेंजीन हो गई। इस क्लोरोबेंजीन के साथ जो है देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH को मुख्य रूप से देखेंगे तो 623 केल्विन ताप पर और लगभग 300 ATM दाब पर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, ठीक सॉरी प्रेशर है, 300 ATM दाब पर क्या करते हैं, 623 केल्विन ताप और 300 ATM दाब पर जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा के साथ कराई जाती है तो यहां पर होना क्या है प्यारे स्टूडेंट्स, देखेंगे तो यहां पर मुख्य रूप से चलिए देखेंगे तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से क्लोरीन्स, ये जो है HCl बन के निकल जाएंगे। ये जो है क्या करेंगे, HCl बन के निकलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन के निकल जाएंगे और यहाँ जो ONA है यानी कि NaO यह चला जाएगा क्लोरीन के स्थान पर। तो बन जाएगा क्या, यहाँ पर इस तरह से संरचना बन जाएगी, यहाँ पर ONA हो जाता है, इस तरह से मिल जाएगा। इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड, इसको बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। इतनी बात। अब क्या होता है कि इसी सोडियम फिनॉक्साइड के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, चलिए इसको आगे देख लेते हैं। HCl से जब क्रिया कराएंगे तो मुख्य रूप से चलिए भैया देखेंगे जब HCl से क्रिया होगा तो यहां पर क्या होना है, ये जो क्लोरीन है इस सोडियम के साथ NaCl बन के अलग होगी, NaCl के रूप में अलग हो जाती है। चलिए इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं। यह जो है NaCl बन के निकलेगी और जो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, इस तरह से बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाता है OH, इसी को बोलते हैं फिनाल। ये आपका फिनाल प्राप्त हो जाता है, इस तरह से आपको फिनाल प्राप्त हो जाता है, फिनाल मिल जाता है।
चलिए भैया, तो ये क्लोरोबेंजीन से, चलिए इसको थोड़ा सा इसका नाम लिख देंगे, ये हो जाता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन है, इसकी अपक्रिया कास्टिक सोडा से कराए आप 623 केल्विन और 300 एटीएम दाब पर। तो क्या हुआ, यहां से हाइड्रोजन और यहां से क्लोरीन या Cl बन के निकल गया। ON ने इस बेंजीन पर आकर के सोडियम फिनॉक्साइड कहलाया, और इसी सोडियम फिनॉक्साइड के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम क्लोरीन के साथ NaCl बन के निकल जाता है, और यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके फिनाल बना लेता है। तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन से फिनाल प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे एनिलीन से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे। आपका दूसरा मिलता है एनिलीन से फिनाल। चलिए भैया इसको भी देख लेते हैं एनिलीन से फिनाल को। तो भाई सीधी सी बात है, बेंजीन रिंग होगी, थोड़ा सा इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं ऐसे, इस बेंजीन रिंग के साथ एनिलीन यानी कि NH2 जुड़ा होगा। बेंजीन रिंग से जब NH2 जुड़ा होता तो इसको एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया, एनिलीन। एनिलीन, एनिलीन क्या बोलते हैं, एनिलीन या एलिनीन भी बोलते हैं इसको। अब इसको क्या करेंगे, सोडियम नाइट्रेट के और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी ले लेते हैं, यानी कि, चलिए थोड़ा सा इसको प्लस HCl इस तरह से लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट NaNO2 प्लस HCl को लेते हैं, और इसको 273 से 278 केल्विन ताप पर, 273 से लेकर के 278 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, यानी कि अपक्रिया कराते हैं। तो देखेंगे जब एनिलीन की अपक्रिया सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर कराई जाती है तो यहां पर क्या होगा, देखेंगे सोडियम नाइट्रेट का एक नाइट्रोजन और यहां NH2 में ये जो दूसरा नाइट्रोजन है ये क्या करेगा, N2 बनाएगा, और यहां पर HCl का क्लोरीन, यानी कि यह क्लोरीन एक नाइट्रोजन और इधर एक नाइट्रोजन, ये तीनों मिल करके जो है क्या करेंगे भैया, इस तरह से एक लवण बनाते हैं, यानी कि N2Cl यहां पर एक लवण बनाएगा ये, इसी को बोलेंगे बेंजीन डाई आइजोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, बेंजीन डाई आइजोनियम, बेंजीन डाई आइजोनियम क्लोराइड है, एक लवण है, ये लवण बनता है। और क्या बनेगा, अब यहां पर बचा क्या है, हाइड्रोजन है, और यहां पर देखेंगे सोडियम है, और यहां पर 2 हाइड्रोजन है। अब होना क्या है, यह सोडियम यहां पर देखेंगे तो यहां पर HCl की जो मोलों की संख्या है ये मुख्य रूप से यहां पर 2HCl हो जाएगी, ये 2HCl के रूप में। तो यहां पर क्या होगा, यह सोडियम एक क्लोरीन को लेगा, भाई एक क्लोरीन तो यहां पर आ गई इस नाइट्रोजन के साथ, इस नाइट्रोजन के साथ N2Cl बना ली, तो यहां पर 2HCl लगा है, तो एक क्लोरीन और एक सोडियम ये क्या करेगा, NaCl बन के निकल जाएगा, और यहां पर 2 हाइड्रोजन जो बचा है और यहां पर 2 हाइड्रोजन, यानी कि 4 हाइड्रोजन और यहां पर 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये जल बन के निकल जाएगा, यानी कि 2H2O बना लेगा, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन। इस तरह से ये बेंजीन डाई आइजोनियम क्लोराइड बनता है।
और NaCl और जल अलग हो जाता है। अब क्या होगा आगे, इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब जल के साथ कराई जाएगी, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए भैया इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ऐसे। इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया किससे कराएंगे, चलिए बेंजीन है ना भैया, जब जल से कराएंगे। चलिए ये तो इसको बना देंगे फर्स्ट स्टेप, इधर देख लेंगे सेकेंड स्टेप। ये हो जाएगा स्टेप फर्स्ट और ये स्टेप सेकेंड होगा, स्टेप सेकेंड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ जल से अभिक्रिया कराएंगे। चलिए इस तरह से N2Cl जब जल से अभिक्रिया कराएंगे यानी कि जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे यानी कि H2O लेंगे, तो क्या होने वाला है भैया, देखेंगे ये जल है, ये जल जो है मुख्य रूप से टूटेगा H+ आयन में और OH- आयन में, ये टूट जाता है। तो होगा क्या यहाँ पर, H+ आयन और OH- आयन में टूटेगा, तो जो H+ आयन यहाँ पर है, चलिए यह H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन इस क्लोरीन के साथ HCl बन के निकल जाता है और बचा क्या, ये जो डाई नाइट्रोजन है ये भी निकल जाएगा N2 के रूप में। और क्या होगा, ये जो हाइड्रॉक्सी आयन है यानी कि OH है, यह OH इस बेंजीन रिंग पर आ जाता है। तो जब OH बेंजीन रिंग पर आ जाएगा इस तरह से ऐसे, यानी कि इसी को आप फिनाल बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया, फिनाल। ये आपका फिनाल मिल गया। तो क्या हुआ, एनिलीन से फिनाल आपको प्राप्त हो जाता है। क्या किया गया, एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर जब कराया गया, तो सोडियम नाइट्रेट से एक नाइट्रोजन और यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्लोरीन और यहाँ पर ये जो दूसरा नाइट्रोजन, ये जो है N2Cl के रूप में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना लेते हैं। और यहाँ पर बचा जो दूसरा क्लोरीन है, ये सोडियम के साथ NaCl बन के निकल जाता है और 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन यानी कि 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ जल बन के निकल जाते हैं। अब यही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब जल की उपस्थिति में होती है, तो जल अपने अभाज्य आयनों में टूटेगा तो H+ और OH- आयन देता है, जिसमें H+ आयन Cl के साथ अभिक्रिया करके HCl बन के निकल जाता है और डाई नाइट्रोजन अलग होता है और ये जो हाइड्रॉक्साइड आयन है बेंजीन पर आकर के फिनाल कहलाते हैं, यानी कि फिनाल बना लेता है। तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन से आपको फिनाल मिल गया और एनिलीन से भी आपको फिनाल मिल गया। चलिए भैया आगे देख लेते हैं बेंजीन से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे। चलिए जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं बेंजीन से फिनाल को कैसे प्राप्त करते हैं उसको देख लेते हैं। चलिए जल्दी कीजिए। तो चलिए देखेंगे भैया बेंजीन से फिनाल को कैसे प्राप्त करेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। क्या मिला, बेंजीन से फिनाल। बेंजीन से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे, तो सीधी सी बात है भैया, मुख्य रूप से क्या होगा कि बेंजीन का ओलियम के साथ, बेंजीन का ओलियम के साथ, भाई ओलियम को देखेंगे तो बोलते हैं H2, चलिए भाई H2SO4
प्लस SO3, इसको ओलियम बोलते हैं। बेंजीन का ओलियम के साथ जब सल्फोनीकरण कराते हैं, सल्फोनीकरण, ओलियम के साथ जब सल्फोनीकरण की क्रिया कराएंगे तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल इस तरह से, यानी कि HSO4 प्राप्त होगा। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल देखेंगे तो चलिए भैया यहां पर थोड़ा सा SO3H प्राप्त होगा, ए है। इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं इसको, सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, ऐसे है भैया। अब इसी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ जब इसको गर्म करेंगे और इसका अम्लन भी कराएंगे, गर्म भी करेंगे और इसका अम्लन कराएंगे तो आपको फिनाल मिल जाता है। इस तरह से फिनाल प्राप्त हो जाएगा, ये है, इसको बोलेंगे फिनाल। क्या मिला है कि बेंजीन का, ये है बेंजीन, बेंजीन का ओलियम के साथ सल्फोनीकरण की क्रिया कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करेंगे और अम्लन कराएंगे तो आपको फिनाल प्राप्त हो जाता है। चलिए भैया जल्दी से फटाफट इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यानी कि अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्यारे स्टूडेंट्स, यानी कि अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका जो है वह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम आपको बता दें यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में 3 अंक में पूछा गया था, यानी कि 3 अंक का प्रश्न था, यह 3 मार्क्स का प्रश्न था प्यारे स्टूडेंट्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण आपको यहां पर लिखना है, रासायनिक समीकरण देना है। तो चलिए देखेंगे, तो प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से, तो यहां पर मुख्य रूप से जो है क्या करेंगे, प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करने के लिए आप यहां पर जो है फॉर्मेल्डिहाइड को लेते हैं, यानी कि HCHO को लेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी कि RMgX से कराएंगे कुछ इस तरह से। अब थोड़ा सा इसका फॉर्मेल्डिहाइड का जो संरचना होगा उसको देख लेंगे भाई। चलिए फॉर्मेल्डिहाइड की संरचना को अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, कुछ ऐसे C+O, यहां पर इस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड की संरचना, यानी कि चाहे SCHO लिखे चाहे इसको लिखे। अब भाई हमको क्या करना है, प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करना है, तो हम यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, ठीक। और यहां पर RMG के स्थान पर, भाई R का मतलब एल्किल समूह है, तो एल्किल समूह के स्थान पर हम CH3 ले लेते हैं, और यहां पर Mg है Mg, और X के स्थान पर हाइड्रोजन परिवार के तत्व में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब, तो यहां पर हम ब्रोमीन को ले लेते हैं, Br को। इस तरह से आपको मिला, ठीक, इतनी चीज। अब क्या होगा, यहां पर इस फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब जो है इसकी अपक्रिया कराई जाएगी तो आपको जो है देखेंगे यहां से जो एल्किल समूह यानी कि मेथिल है, यह मेथिल इस कार्बन से आके जुड़ेगी और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो बनाएगी संरचना कुछ इस तरह से। क्या हो जाएगा, ये CH3 इस पे आ जाएगी, ऐसे इस तरह से CH3। चलिए भैया इसको ऐसे CH3 लिख पाएंगे,
बाकी हाइड्रोजन जैसे था ऐसे इसको लिख देते हैं। और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, इस तरह से कार्बन की बैलेंसी पूरी हो जाती है और ऑक्सीजन की बैलेंसी पूरा होगी इससे। तो यानी कितनी संरचना यहाँ से जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा Mg और इधर Br। यह एक माध्यमिक यौगिक कहलाता है, मीडिएटर कंपाउंड बनाता है, इसको बोलेंगे माध्यमिक यौगिक, माध्यमिक यौगिक बन जाता है इस तरह से। अब क्या होना है, इसी माध्यमिक यौगिक की अब क्रिया जब जल से कराएंगे, जब जल से कराएंगे यानी कि H2O से कराएंगे, तो यहां पर देखेंगे, चलिए भाई क्या हुआ, यहां पर देखेंगे इस जल का जलीय अपघटन होता है और जल अपने आयनों में H+ आयन में और OH- आयन में टूट जाता है। अब यहां से देखेंगे तो मुख्य रूप से क्या होगा कि, चलिए भाई चलिए इसको ले लेते हैं, यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है वो यहाँ पर आके ये बीच में देखेंगे तो ऐसे दो भागों में H+ आयन आकर के इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ जुड़ेगा और OH- आयन इस Mg के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनाएगा ये देखेंगे, तो ये बन जाएगा कुल मिलाकर के इस तरह से OH और इधर जो है CH3 है ऐसे, और इतना बन गया। और इधर जो है आगे देखेंगे तो बनाएगा Mg Br और इधर जो है आ जाएगा तो OH हो जाएगा, ये है। तो यहां पर देखेंगे आपको प्राथमिक एल्कोहल मिल जाता है, इसको बोलेंगे प्राथमिक एल्कोहल, ये है प्राथमिक एल्कोहल, इस तरह से प्राथमिक एल्कोहल मिल जाता है। अब भाई प्राथमिक एल्कोहल की विशेषता की बात करें तो यह हाइड्रॉक्सी समूह से जुड़ा जो कार्बन होता है, इस कार्बन से जब कोई एक कार्बन जुड़ा हो, यानी कि फर्स्ट डिग्री कार्बन, यानी कि प्राथमिक कार्बन जो होता है फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़ा जब एल्कोहल होगा तो वहां पर प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। ऐसा कह लीजिए, चाहे हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह उस कार्बन से जब कोई एक कार्बन जुड़ा होता है तो उसको प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे, या फिर फर्स्ट डिग्री एल्कोहल से फर्स्ट डिग्री कार्बन से जब हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ेगा तो वहां पर जो है प्राथमिक एल्कोहल बनता है। तो आपका इस तरह से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। क्लियर हो गया भैया? चलिए, तो फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया ग्रिग्नार्ड अपक्रमक से करा करके माध्यमिक यौगिक प्राप्त करते हैं और माध्यमिक यौगिक का जो है जल से अपक्रिया करा करके प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, अब द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करने के लिए एसिटल्डिहाइड से अपक्रिया कराएंगे ग्रिग्नार्ड अपक्रमक का। तो एसिटल्डिहाइड की बात करेंगे तो आपका पहला हो गया, दूसरा आपका मिल जाता है द्वितीयक एल्कोहल के लिए। तो चलिए थोड़ा सा इसको मिटा देते भैया। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए देखेंगे, चलिए भाई द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करेंगे तो द्वितीयक एल्कोहल के लिए एसिटल्डिहाइड को ले लेते हैं। एसिटल्डिहाइड यानी कि CH3CHO, इसकी अपक्रिया किससे कराएंगे? ग्रिग्नार्ड अपक्रमक RMgX। कहने का मतलब है जब इसका संरचना बनाएंगे एसिटल्डिहाइड का यानी कि CH3CHO का जब संरचना बनाएंगे तो क्या बनेगा? इस तरह से देखेंगे C डबल बॉन्ड O, इधर हो जाएगा CH3, यहां पर H, इस तरह से ये एसिटल्डिहाइड है। अब
चलिए भाई, यहां पर क्या करेंगे, R के स्थान पर एल्किल समूह के रूप में हम मेथिल को ही ले लेते हैं, जैसे उसमें लिए थे CH3 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X, इतना मिल गया। अब क्या होगा, यहां पर देखेंगे यह एल्किल समूह यानी कि मेथिल इस कार्बन से आके जुड़ेगा, तो ये बनाएगा इस तरह से CH3, और इधर एक एल्किल समूह मेथिल है ही, पहले से था, इसको हम इस तरह से लिख दिए, और यहां का बॉन्ड टूटेगा। चलिए भाई क्या हुआ, यहां का बॉन्ड टूटेगा इस तरह से, और इस ऑक्सीजन से Mg और X आके जुड़ जाएगा, हो जाएगा MgX। यह क्या बनाया, माध्यमिक यौगिक, क्या बोलेंगे, माध्यमिक यौगिक बन जाता है। ये माध्यमिक यौगिक बना। अब देखेंगे जब जल से अब क्रिया कराएंगे, H2O से अब क्रिया कराएंगे, तो यह टूटेगा अपने आयनों में, H+ आयन और OH- आयन। यह H+ आयन आकर के इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और बनाएगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, इधर यहां पर CH3 ऐसे है, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा OH, और इधर एक हाइड्रोजन था पहले से। तो यानी कि देखेंगे यह हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से दो अन्य कार्बन जुड़े हैं, यानी कि यहां पर यह कार्बन जो है यह द्वितीयक कार्बन है, ये जो है सेकेंड डिग्री कार्बन है भैया। चलिए ये क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा इस तरह से, यह कार्बन जो है सेकेंड डिग्री कार्बन है, तो सेकेंड डिग्री कार्बन से जब हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ता है तो द्वितीयक एल्कोहल देता है, यानी कि आपका द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त हो गया, इसको बोलेंगे द्वितीयक एल्कोहल। इस तरह से आपका ये द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त हो गया। और क्या बचा, MgX और इधर OH, तो यहां पर प्लस करके Mg से जो है X के स्थान पर यहां पर आप Br ले सकते हैं, Br ही लेंगे। थोड़ा सा यहां पर भैया, यहां पर इसको कुछ ऐसे कर देंगे, यहां पर X के स्थान पर ब्रोमीन ले लेते हैं, और यहां भी इस तरह से, और यहां भी ब्रोमीन हो जाएगा, यहां पर Br और यहां पर OH जुड़ेगा हाइड्रॉक्सिल समूह। ये इतना आपको प्राप्त हो जाता है। तो क्या हुआ, एसिटाल्डिहाइड की अब क्रिया जब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ कराई गई तो माध्यमिक यौगिक बना। इस माध्यमिक यौगिक का जब जल से अब क्रिया कराया गया तो आपको द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं तृतीयक एल्कोहल को प्राप्त कैसे करेंगे। हो गया भैया, चलिए जल्दी से इसका सबका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। देखेंगे जब तक ध्यान से पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक केयर नहीं करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे चलते हैं तृतीयक एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। चलिए भाई, तृतीयक एल्कोहल के लिए देखेंगे तो यहां पर एसीटोन को लेंगे। क्या करेंगे, एसीटोन की क्रिया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से कराएंगे। तो एसीटोन यानी कि CH3COCH3 ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से अब क्रिया कराएंगे यानी कि RMgX। चलिए इसकी संरचना देखेंगे तो कैसे बनने वाली है, देखेंगे तो हो जाएगा AC डबल बॉन्ड O, और यहां पर जो है CH3 और यहां भी CH3। ये है एसीटोन की संरचना। अब क्रिया करा देंगे RMgX से, तो R के स्थान पर एल्किल समूह के रूप में हम मेथिल ले लेते हैं,
X के स्थान पर हम Br रख देते हैं। ठीक, तो क्या होगा, यहां पर यह एल्किल समूह इस कार्बन से जुड़ेगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, बाकी सेम संरचना वैसे रहेगी। तो क्या हो जाएगा, ये CH3 इस तरह से, यहां भी CH3 और यहां पर CH3, यहां का बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन आकर यहां से जुड़ा और ऑक्सीजन की वैलेंसी MgBr से, तो यहां पर Mg सिंगल बॉन्ड Br, यह क्या कहलाएगा, माध्यमिक यौगिक। ये बनाया क्या, माध्यमिक यौगिक बन गया। इस तरह से माध्यमिक यौगिक बना। अब यहां भी क्या करेंगे, जल से अपक्रिया कराएंगे, यानी कि H2O से अपक्रिया कराएंगे। जब जल से अपक्रिया कराएंगे तो जल अपने आयन में टूटेगा, H+ आयन, और OH- आयन में टूटेगा। H+ आयन आकर के इस ऑक्सीजन से जुड़ करके तृतीयक एल्कोहल बनाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यहां भी CH3 हो जाएगा और यहां पर ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ यह हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा OH, यानी कि क्या मिला, हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से 3 अन्य कार्बन जुड़े हैं। एक तो ये जुड़ा है, एक A और एक A, 3 कार्बन जुड़े हैं, यानी कि यहां पर यह कार्बन जो है 3rd डिग्री कार्बन होगा, यानी कि तृतीयक कार्बन से जब हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ता है तो वहां पर तृतीयक एल्कोहल होता है। तो ये क्या मिल गया आपका, तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल प्राप्त हो गया। इस तरह से तृतीयक एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। और बचा क्या यहां पर, MgBr और OH। तो यहां पर इसको दिखा देंगे, Mg से Br जुड़ा है और Mg से OH, इस तरह से प्यारे स्टूडेंट्स क्या मिला, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल का रासायनिक समीकरण आपको मिल जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप जो है एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आगे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।